मेहमान काकी देखो, इस बार मैं आपके लिए ताज़ी मूंगफली नींबू लेकर आया हूँ। काकी को भुनी हुई मूंगफलियाँ बहुत पसंद है ना, और नींबू का मीठा अचार आपके हाथ का हो तो क्या कहना। इस बार पोस्टिंग हो गई तो छोटे नहीं बड़े डिब्बे में भर के ले जाऊँगा। उलझते हुए रमेश जी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, चाहे जितना ले जाना, और भगवान करे तेरी पोस्टिंग इस बार ज़रूर हो जाए। आशीर्वाद देते हुए सावित्री जी बोली और तुरंत अपनी बहू विधि को बोला, बहू चाय नाश्ते का प्रबंध करो, सुबह से निकला है बच्चा, इसे भूख लगी होगी। विधि को जैसे ही पता चला कि गांव से फिर मेहमान आया है, उसका पारा जोरों से चढ़ गया। उसे गुस्से में बड़बड़ करके बर्तन फेंकते हुए रसोई में काम करने लगी। उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। सावित्री जी समझ गईं कि बहू को रमेश का आना पसंद नहीं आया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब से विधि शादी करके उस घर में आई थी, उसे गांव से आए हुए मेहमानों का आना बिल्कुल पसंद नहीं। हर बार एक ही बात कहती, ये सब लोग अपना फ़ायदा निकाल कर चले जाते हैं और हम यहाँ उनकी सेवा स्वागत करते रहते हैं। आपके मेहमान मेरी आफत बन जाते हैं। असल में नरेश बाबू और सावित्री जी कई सालों पहले गांव में से शहर नौकरी और बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में आकर बस गए थे। गांव में खेती बाड़ी थी, इसीलिए माँ बाबू वहीं रुके। अब जब भी कोई काम से शहर आए, उनके हाथों गेहूँ, चना, दाल, सब्जियाँ पहुँचा जाती हैं। सावित्री जी व्यवहार में कुशल थी। उनके मधुर व्यवहार के कारण गांव के कुछ बच्चे परीक्षा देने के लिए शहर पहुंचते तो वे उन्हीं के घर ठहरते थे। सावित्री जी भी सबका बहुत ध्यान रखती। इसका एक ही फ़ायदा और भी था, नरेश बाबू की टूरिंग जॉब थी। गांव के रिश्तेदार जान पहचान के लोगों का घर में बने रहने से सावित्री जी और उनके बच्चों को अकेले रहने का डर भी नहीं लगता था। घर के बाहर के कामों में मदद भी मिल जाती थी। उधर गांव से आए बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा या किसी का भी इलाज आसानी से हो जाता। इस तरह उनका मान सम्मान गांव में बहुत बढ़ गया। सभी नरेश बाबू के बड़े आभारी होते। कुछ बच्चों की शहर में नौकरियां लग गई। कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर तो कोई इंजीनियर बन गया, तो किसी की सरकारी नौकरी लग गई। मगर जब से बहू विधि घर आई थी, उसे इतने लोगों का घर में आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। विधि को हमेशा लगता था कि उसकी प्राइवेसी में दखल हो रहा है। यह इसलिए, भाभी जी आपके लिए मैं मीठी इमली तोड़कर लाया हूँ। गांव का सीधा साधा सज्जन रमेश बिना सोचे समझे रसोई में घुस गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भाभी कहने की? तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानती नहीं और फालतू चीज़ें मैं नहीं लेती। आइंदा से घर में इधर उधर घूमने से पहले इजाज़त ले लिया करो। ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। गुस्से से बड़बड़ाती हुई विधि जोर से चाय का कप पटकते हुए बोली, बहू ये क्या तरीका है बात करने का? ये हमारे घर के मेहमान हैं और ये तो तुम्हारे ससुर जी के खास दोस्त का बेटा है। उन्हें हमेशा हमारी मदद की है। अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो तुम्हें ऐसा व्यवहार किया है तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। माँ जी, काम निकल जाने पर कोई दोस्ती नहीं रखता। ये सब आपके सीधेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। देख लेना, जो एक बार नौकरी लग गई दोबारा कभी आपका नाम याद नहीं करेंगे। पूरे ज़माने में स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं। ये दुनिया स्वार्थ पर ही चल रही है। सीधे सच्चे लोगों को फंसाकर सब अपना काम उल्लू सीधा करते हैं। असल में विधि को लगता है कि सास ससुर गांव के रिश्तेदार मेहमानों के नाम पर दोनों हाथों से लुटा देते हैं। जो उसके लिए क्या बचेगा? आखिर उसके भविष्य का भी तो सवाल था। खैर, रमेश पुलिस परीक्षा देकर वापस गांव लौट गया। कुछ दिन बाद पता चला कि उसकी पोस्टिंग भी उसी शहर में हो गई है। एक दिन यह बताने के लिए वह सावित्री जी के घर आया। मिठाई का डिब्बा लेकर, आशीर्वाद लेकर उल्टे पांव लौट गया। सावित्री जी भी विधि के इस व्यवहार से परेशान थी, इसलिए रुकने को नहीं बोल पाई। एक शाम को ऑफिस से लौटते समय सुमित का एक्सीडेंट हो गया। कार वाला उनकी स्कूटी को टक्कर देकर भाग रहा था। भीड़ में किसी ने नंबर नोट कर लिया।
पुलिस को फ़ोन कर दिया। इत्तेफाक से वहीं से निकल रहे रमेश ने सुमित भैया को पहचान लिया और एम्बुलेंस से सीधे जिला अस्पताल पहुंचाया। पैरों पे कुछ चोटों लगी हुई थी, एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद रमेश ने घर पर फ़ोन करके सभी को इस बारे में जानकारी दी। कुछ ही देर में सभी अस्पताल पहुंचे और रमेश ने नरेश बाबू को सारी बात बताई। कार वाला भी पकड़ा जा चुका था। ये खबर भी बताई कि वह बोले, बेटा तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। अरे काका, मैं आपका छोटा बेटा ही हूँ, आपकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। और फिर मैं जो भी आप और हूँ आज आपकी और काकी की वजह से हूँ, वरना कौन है इस बड़े शहर में जो गांव के लोगों को आसरा देता है। रमेश की बात सुनकर विधि अपने हाथ जोड़कर बोली, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उस दिन आपको कितना भला बुरा कहा, मगर आपने भगवान के रूप में आकर मेरे सुहाग की रक्षा की है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। रमेश बोला, भाभी माँ के समान होती है। अगर माँ अपने बच्चों को डांट दे तो बच्चा कभी माँ से संबंध नहीं तोड़ता। और मुझे उस दिन की आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। मैंने तो यही सोचा हो सकता है कि आप उस दिन किसी न किसी बात से परेशान हो। इतने में डॉक्टर निकल कर आए। अरे प्रदीप तुम? डॉक्टर ने नरेश बाबू के पैर छू ये देखकर विधि सोच रही थी, तब वो बोले, अरे प्रदीप तो हमारे घर पर रह के ही डॉक्टर बना है। बड़ा होनहार बच्चा था, बस हमारी थोड़ी सी मदद से देखो आज कितना बड़ा डॉक्टर बन गया है और कितनी तरक्की कर रहा है। खुश होते हुए नरेश बाबू बोले। विधि शर्मिंदा होते हुए अपनी सास से बोली, माँ जी आपने तो इतने काम किए हैं और मैं बाबरी आपको हमेशा यही कहती रही, ये सभी स्वार्थी हैं और आपको उल्लू बना रहे हैं। मैं कितनी गलत थी। मेहमानों का आना मुझे हमेशा अपनी आंखों में खटक रहा था, जबकि आज उन्हीं लोगों की वजह से सुमित की जान बच पाई है। बहू अतिथि देवो भवः हमारी संस्कृति है। फिर अगर हमारी थोड़ी सी मदद से किसी के काम बन जाते हैं, ज़िंदगी संवर जाती है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी छोटी सी इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। जय श्री राम दोस्तों।